हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के साइंस का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एयर वाटर एंड वेदर। यानी कि हवा, पानी और मौसम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 4 साइंस के चैप्टर 11 या 12 में ये चैप्टर दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। एयर वाटर एंड वेदर चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एयर के बारे में। दोस्तों, यदि हवा चल रही होती है तो उसको हम लोग वाइंड कहते हैं, यानी कि मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। अगर यही हवा बहुत मीठी मीठी सी धीरे धीरे चल रही होती है तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रिज। अ स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ वाइंड इज कॉल्ड गेल। अगर यही हवा थोड़ी तेज चलती है तो इसको हम लोग कहते हैं गेल। इस गेल के कारण जो छतें होती हैं वो उखड़ जाती हैं, पेड़ों के टहनियाँ टूट जाते हैं, ब्रांचेज जो होते हैं टूट जाते हैं, और इससे जो होता है संपत्ति का नुकसान होता है, डैमेज करते हैं प्रॉपर्टी को, यानी कई घरों का नुकसान होता है। तो यहाँ पे संपत्ति का नुकसान हो गया। अगर यही हवा बहुत ज़्यादा तेज चलने लगती है, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो इसको हम लोग तूफान यानी स्टॉर्म कहते हैं, आंधी तूफान कहते हैं। इट अप्रूट्स ट्रीज। इससे क्या होते हैं, पेड़ जो होते हैं जड़ से ही उखड़ जाते हैं, और ये छोटे छोटे बिल्डिंग का पूरी तरह से नुकसान कर देता है, छोटे छोटे घरों का पूरी तरह से नुकसान कर देता है। ये जब भी होता है, अगर इसके साथ बादल भी गरजने लगे, अगर बारिश भी होने लगे और साथ ही साथ बिजली भी चमकने लगे, तो इसको हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों, आपसे एक सबसे पहले क्वेश्चन है कि हवा कैसे बहता है। अगर जब भी आप खुले में जाते हैं तो वहाँ पे आप महसूस करते होंगे कि हवा चल रही है बहुत तेज़ या फिर बहुत धीमे। तो ये कैसे होता है, किसके कारण होता है? इसके लिए जिम्मेदार है सूर्य, सन, यानी कि सूरज के कारण ही हवाएं चलती हैं। और किस तरह से चलती है आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे है ज़मीन, ये रेड वाला इलाका ज़मीन है, और यहाँ पे है वाटर, ज़मीन से सटा ही हुआ ही है वाटर। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि जो ज़मीन होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, यानी कि लैंड जो होता है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है, बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। और ये जो वाटर होता है वो बहुत धीरे धीरे हीट होता है या कोल्ड होता है। तो जब भी सन निकलते हैं तो यहाँ से हीट दोनों को मिलती है, साथ ही साथ लैंड को भी वाटर को भी। तो ये तो जल्दी गर्म हो गया, गर्म होने के बाद यहाँ की हवाएं भी गर्म हो गई तो ऊपर जाने लगी, और जैसे ही हवाएं ऊपर चली गई तो यहाँ का इलाका खाली हो गया। तो इस इलाकों को भरने के लिए आसपास से जो हवाएं होती है इस तरफ रस करती हैं। तो इससे क्या होता है, हमें लगता है कि हवाएं बह रही हैं, जबकि ये प्रोसेस लगातार होते रहता है। बड़े बड़े वाटर बॉडीज है जैसे कि समुद्र, नदियाँ, वहाँ से हवाएं ज़मीन की तरफ बहती हैं, और इसी के कारण वाइंड ब्लो करता है। इसी को हम लोग लिखेंगे, सन हीट्स द लैंड, एयर बिकम्स हॉट। जैसे ही सन लैंड को हीट करता है, हवा जो होता है वहाँ का हॉट होके हल्का हो जाता है और ये ऊपर उठने लगता है, और आसपास से जो कूल एयर होते हैं वो इस तरफ रश करते हैं इसके प्लेस को टेक करने के लिए, यानी इसके प्लेस को पकड़ने के लिए। दिस रिजल्ट्स इन ब्लोइंग ऑफ वाइंड, और इसी के कारण वाइंड ब्लो करता है, यानी कि बहता है। इसका जिम्मेदार है सूर्य। सन कॉजेज लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, और लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज का भी कारण सूर्य ही है। लैंड ब्रिज किसे कहते हैं, सी ब्रिज किसे कहते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे। ब्रिज का तो आप लोगों ने डिफिनेशन देख ही लिया था कि जो मीठी मीठी हवाएं चलती हैं, धीरे धीरे हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रिज। और सी ब्रिज किसे कहेंगे, जो समुद्र की तरफ से अगर हवाएं चल रही हैं धरती की तरफ तो उसे हम लोग कहेंगे सी ब्रिज। अगर यही हवाएं धरती के तरफ से समुद्र की तरफ चले तो इसको हम लोग कहेंगे लैंड ब्रिज। ठीक है, तो एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो लैंड होता है यानी कि भूमि होता है वो पानी की अपेक्षा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है या बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि वो एक ही समय पे एक ही मात्रा में, यानी कि सेम अमाउंट में हीट को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, एक ही समय पे सेम अमाउंट में हीट को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, क्योंकि एक जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक देरी से करता है। और इससे क्या होता है कि दोनों के हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में डिफरेंस आ जाता है, यानी कि अंतर आ जाता है।
और इसी के कारण हमें लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देखने को मिलता है। और एक और पॉइंट, सी ब्रिज जो होता है वो दिन में होता है और लैंड ब्रिज जो होता है वो रात में होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैंड ब्रिज के बारे में। ड्यूरिंग नाइट, रात में, जैसे ही रात हो गई तो लैंड जो होते हैं वो फास्टर कूल होता है। आइए मैं आपको पहले फिगर से समझा देता हूँ, फिर डेफिनेशन पे चलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे रात का समय है, फिगर नंबर 2 में। रात के समय में यहाँ पे है लैंड और यहाँ पे है वाटर। तो मैंने आपको बताया जो लैंड होता है बहुत जल्दी गर्म या बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो रात के समय में ये जो लैंड होता है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। लेकिन पानी तो अभी भी गर्म रहता है, क्योंकि डे में ये गर्म हो चुका था दिन के समय में। तो यहाँ गर्म होकर यहाँ की हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, पानी के ऊपर की हवाएं ऊपर उठने लगती है और यहाँ पे एक खाली जगह उत्पन्न हो जाता है। तो इसी जगह को भरने के लिए लैंड की तरफ से जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं वो इस तरफ चलती हैं, क्योंकि लैंड तो अब ठंडा हो चुका है रात के समय में। तो जैसे ही इस तरफ हवाएं चलेंगी तो इसको हम लोग कहेंगे, इसी हवा को कहेंगे हम लोग लैंड ब्रिज। इसको कहेंगे कूल लैंड ब्रिज। ये ठंडी ठंडी लैंड ब्रिज है। लेकिन वहीं अगर सी ब्रिज की बात करें तो वो दिन के समय में होता है। सी ब्रिज के समय में क्या होता है, दिन हो चुका है, अब लैंड जो होगा वाटर के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि सूरज निकल चुका है और पानी अभी भी ठंडा है। रात के समय में पानी ठंडा हो चुका था, जैसे ही दिन हुआ तो लैंड तो बहुत जल्दी गर्म हो गया, लेकिन हवा अभी भी, जो पानी है वो अभी भी ठंडा है। तो पानी के ऊपर की हवाएं भी ठंडी होंगी, ठीक है। अब लैंड जैसे ही गर्म हुआ तो इसकी ऊपर की जो हवाएं थी वो भी जल्दी गर्म हो गई और ऊपर की तरफ उठने लगी और इधर उधर जाने लगी। इससे यहाँ पे खाली जगह उत्पन्न हो गया। तो क्या होगी, आसपास की ठंडी हवाएं पानी की तरफ से इस लैंड की तरफ चलेंगी। इसके कारण यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, कूल सी ब्रिज। यहाँ पे क्रिएट होगा कूल सी ब्रिज, क्योंकि यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं किधर आ रही हैं, लैंड की तरफ आ रही हैं। सी की तरफ से हवाएं लैंड की तरफ आ रही हैं, इसीलिए हम उसको कहेंगे कूल सी ब्रिज या सी ब्रिज इसको कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ को मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है, सी ब्रिज को और लैंड ब्रिज को। तो चलते हैं हम लोग पिछले डेफिनेशन में, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल्स फास्टर देन द वाटर, सो एयर अबव सी गेट्स हीटेड। इसी को मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है कि रात के समय में लैंड जल्दी से कूल हो जाता है और जो समुद्र के ऊपर की हवाएं हैं वो हीट होकर ऊपर उठने लगती हैं, और जो कूल एयर है लैंड की तरफ से वो सी की तरफ मूव करने लगते हैं। इसी को कहते हैं लैंड ब्रिज। और इसी के उल्टा अगर हम लोग दिन में आ जाए तो दिन में तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसकी हवाएं भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। एयर अबव द लैंड गेट हीटेड एंड राइज अप। अब क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं समुद्र की तरफ की, सी के तरफ की, वो किधर मूव करती है, मूव्स इनटू द लैंड, वो लैंड की तरफ मूव्स करती हैं। इसकी वजह से सी ब्रिज होता है, ठीक है। आप लोगों ने तो ये देख ही लिया, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वेदर के बारे में, यानी कि मौसम के बारे में। मौसम क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर जगह पर किसी भी पार्टिकुलर समय के लिए, कुछ खास समय के लिए जो मौसम होता है, फिर जो अवस्था होता है हमारे वायुमंडल का कि गर्म है कि ठंडा है, मॉइस्ट है, नमी है कि नमी नहीं है, हवा कितना तेज चल रहा है कितने धीरे चल रहा है, इसी अवस्था को हम लोग मौसम कहते हैं। ये कुछ खास समय के लिए होता है। यही डेफिनेशन में हम लिखेंगे, इसको आप एक लाइन की डेफिनेशन को जरूर याद रखिएगा कि वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमोसफेयर ऑफ ए प्लेस एट ए पार्टिकुलर टाइम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, वाइंड एंड मॉइस्चर। नमी के रूप में, हवा के रूप में, एटमोस्फेरिक प्रेशर के रूप में, तापमान के रूप में, किसी खास समय के लिए खास जगह के अवस्था को हम लोग कहते हैं वेदर। ये हॉट भी हो सकता है वेदर, कोल्ड भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, वाइंडी भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है और ह्यूमिड भी हो सकता है। ये कुछ ऐसे वेदर हैं जो कि पॉसिबल हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सन कॉजेज चेंज इन वेदर। सन के कारण ही मौसम में चेंज आता है। कैसे? सन कॉजेज वाइंड्स टू ब्लो। सन के कारण ही हवाएं बहती हैं और सन के कारण ही पानी अपने स्टेट को चेंज करता है, यानी कि लिक्विड से ये गैस बनता है, यानी कि वाटर वेपर बनता है। पानी, यहाँ पे जो पानी है इस पर जैसे ही सनलाइट पड़ता है तो ये लिक्विड से क्या बनने लगता है, वाटर वेपर बनने लगता है। तो इससे स्टेट चेंज हुआ ना। तो हवा भी सन के कारण ही बहता है, पानी का स्टेट सन के कारण ही चेंज होता है और इसके कारण दिस बोथ कॉज चेंज इन वेदर, और इन्हीं के कारण मौसम में बदलाव आता है। द वाटर ऑन द अर्थ एवोपरेट्स एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। जो अर्थ पे पानी है
वो एवोपोरेट हो जाता है, यानी कि भाप बन जाता है। और भाप बनने के बाद ये बादल का निर्माण करता है। भाप बनने के बाद ये बादल का निर्माण करता है और इससे बारिश होती है। क्या होती है? इससे बारिश होती है ड्यू टू द हीट ऑफ सन। और ये किसके कारण होगा? सन के हीट के कारण होगा। क्लाउड से क्या होती है? बारिश होती है। वाटर वेपर फॉल्स ऑन अर्थ एज स्नो। और कभी कभी यही वाटर वेपर बारिश के रूप में बरसते हैं, कभी कभी बर्फ़ के रूप में बरसते हैं जो ठंडी इलाके हैं। वेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज क्लाउड्स कॉज रेन एंड स्टॉर्म। और जब यहीं पे तेज हवाएं बहने लगती हैं, सन के कारण ही तेज हवाएं बहने लगती हैं, तो वहाँ पे जो होता है रेन, यानी कि बारिश भी होती है और आंधी भी होती है, तूफान भी होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ें सन के कारण ही हो रही हैं। तो इसलिए हमने कहा कि सन कॉजेज चेंज इन वेदर। मौसम में चेंज किसके कारण होता है? सन के कारण ही होता है। वेदर एंड क्रॉप्स। अब मौसम और हमारे फसल पे क्या रिलेशन है? अगर मौसम अच्छा है तो क्रॉप्स भी अच्छा होगा। अगर मौसम ने अपना साथ नहीं दिया तो यहाँ पे क्रॉप्स भी उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जैसे कि वेदर प्लेज अ ग्रेट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। इफ वेदर इज गुड देयर इज प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड गुड प्रोडक्शन। अगर मौसम अच्छा है तो प्रॉपर ग्रोथ होगा प्लांट्स का और अच्छा प्रोडक्शन होगा। अ चेंज इन वेदर में अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स क्रॉप्स। अगर यहीं पे मौसम बदल जाता है अचानक से तो यहाँ पे क्रॉप्स की ग्रोथ में एफेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रभाव देखने को मिल सकता है। एवोपोरेशन, हमने प्रोसेस पढ़ लिया एवोपोरेशन का। किसे कहते हैं एवोपोरेशन? अगर जैसे ही सन का हीट पानी पे पड़ता है तो पानी क्या बनने लगता है? वेपर बनने लगता है। ठीक है, वेपर बनने के बाद ये कुछ देर के बाद बादल का निर्माण कर लेता है और यही वेपर बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एवोपोरेशन। धरती पे पानी जो होते हैं कई अवस्थाओं में होते हैं, जैसे कि बर्फ़ के रूप में भी है पानी, कहीं पे ग्लेशियर बना रखा है, कहीं पे बर्फ़ बन रखे हैं पहाड़ों पे, तो ये पानी जो है बर्फ़ के रूप में है। कहीं पे लिक्विड वाटर के रूप में है, जैसे कि नदियाँ, नाले, समुद्र, यहाँ पे पानी जो है लिक्विड के रूप में है। और कहीं पे वाटर वेपर के रूप में है, जैसे कि बादल जितने बड़े बड़े दिखते हैं वो सारे वाटर वेपर के रूप में पानी वहाँ पे स्टोर है। द हीट ऑफ द सन चेंजेज वाटर इनटू वाटर वेपर। सन के हीट के कारण ये जो वाटर होता है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवोपोरेशन। अगर हम लोग अपने छत पे या फिर कहीं खुले में एक कटोरे में पानी लेकर अगर वहाँ पे हम रख देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो डिक्रीज कर गया, क्योंकि इवोपोरेशन हुआ है। पानी जो है सन के हीट के कारण वेपोरेट हो गया, उड़ गया, वाष्प बन के उड़ गया। इसके कारण आप देखेंगे कि वहाँ पे जिस आपने कटोरे में पानी रखा था उसका लेवल डिक्रीज कर गया है, यानी कि अगर पहले इतना पे पानी था तो अब इतना पे आ चुका है, क्योंकि इवोपोरेशन हुआ है। और इसी के कारण जो होता है हॉट वेदर, इट मेक्स वेदर ह्यूमिड। इससे कि वेदर में ह्यूमिडिटी आती है, नमी आती है, क्योंकि पानी जो है वाष्प बन रहा है तो हवा में कुछ पानी मिक्स होगा, इससे कि ह्यूमिडिटी बढ़ती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में इस जस्ट इसका उल्टा होता है। जिस तरीके से पानी से छोटे 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 वाष्प बने हैं, अब ये वाष्प वापस से ठंडा होकर पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। अगर हम लोग एक पैन को ले लें और उसमें पानी को बॉयल करें और उसको एक ढक्कन से ढक दें, इस तरह के ढक्कन से, तो हम लोग देखेंगे कि जब जो पैन था वो बॉयल हो रहा था तो इसके जो वाटर थे वाटर पेपर बन के इस लीड के ऊपर आके चिपक गए और कुछ देर के बाद ये टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स का रूप ले लिए। जैसे हम लोग ढक्कन हटा के देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ढक्कन के ये टीनी ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेता है, फाइन टीनी ड्रॉपलेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ लीड। ये किसके कारण होता है? सो दिस वाटर वेपर चेंजेज इनटू लिक्विड या फिर वाटर। ये वाटर वेपर था फिर से वाटर में चेंज हो गया और इसी के कारण हम लोग इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ये जस्ट अपोजिट होता है इवेपोरेशन का। क्लाउड्स भी इसी कारण बनते हैं, कंडेंसेशन के कारण ही बनते हैं। क्लाउड्स आर फॉर्म व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टेनी ड्रॉपलेट्स। क्लाउड्स तभी बनते हैं जब जो वाटर वेपर पहुँचे हैं ऊपर सन के कारण, सन के हीट के कारण जो वाटर वेपर ऊपर पहुँचे हैं वायुमंडल में, वो जब ठंडे होके कंडेंस हो जाते हैं तो ये छोटे 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 बूंदे बन जाते हैं और यही छोटे छोटे बूंदे मिलकर एक पूरे बादल का निर्माण करते हैं और यही बादल आगे बरसात लेके आती है। अगर यही छोटी छोटी बूंदें अगर बड़ा बूंद का रूप ले लेती हैं तो बारिश हो जाती है, ठीक है, और हमारे वातावरण में फिर से हरियाली आ जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोर अबाउट वाटर।
वाटर के बारे में कुछ और जानकारी। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी धरती पे वाटर जो होता है 70% पाया जाता है पूरे धरती के अर्थ सरफेस पे। जैसे कि अगर इतनी धरती है तो लगभग इतना जो है उस पर वाटर पाया जाता है, इतना। और ये नदियों के रूप में, समुद्र के रूप में, झरने के रूप में, बर्फ़ के रूप में हमारे धरती पे कई पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल किसे कहते हैं। हमने देखा था कि जो पानी था समुद्रों का, वो सन के हीट के कारण एवोपरेट हुआ। जैसे ही सन का हीट पड़ा वो पानी वहाँ से एवोपरेट होना स्टार्ट हो गया। आगे चलने के बाद ये छोटे छोटे बूंद बन गए ठंडा होने के कारण, और यही छोटे छोटे बूंदे एक बादल का निर्माण कर लिया। यहाँ पे ये बादल का निर्माण कर लिया। अब ये जो बादल में छोटे छोटे बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेंगी, तो ये बारिश होकर नीचे फिर से बरसने लगेंगे। यानी कि एक साइकिल चल रहा है। आप देखेंगे कि एक साइकिल चल रहा है, पानी वाष्प बन रहा है, वाष्प से फिर पानी वापस बन जा रहा है, और इसी साइकिल को हम लोग कहेंगे वाटर साइकिल। और इस साइकिल में दो चीज़ें सम्मिलित हैं। सन से हीट पड़ने से यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, और फिर वहाँ पे पानी ठंडा होकर जब नीचे वापस आ रहा है तो ये कंडेंसेशन हो रहा है। और यही दोनों प्रोसेस लगातार होते रहता है, जिसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। यहाँ पे देखो, पानी जो है सन के हीट के कारण एवोपरेट हो गया, इस प्रोसेस को कहेंगे इवेपोरेशन। ये जाके छोटे छोटे बूंदे बन गई और ये बादल का निर्माण ले लिया ठंडा होने से, और फिर ये वापस से बारिश के रूप में नीचे बरस गई बादलें। ठीक है। इन आवर नेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हमारे नेचर में लगातार होते रहता है। यानी इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फिर से इवेपोरेशन, फिर से कंडेंसेशन। यानी कि पानी का वाष्प बनना, वाष्प से पानी बनना, पानी से वाष्प बनना, और फिर वाष्प से पानी बनना, ये लगातार होते रहता है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड अदर बॉडीज। जो वाटर होता है वो तालाबों से, नदियों से, समुद्रों से इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वाष्प बन जाता है। इट कंडेंसेस एंड फॉल्स डाउन एज ए रे। और फिर ये ऊपर जाके ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद ये बारिश की बूंदें बन के वापस से नीचे गिरता है, या फिर बर्फ बन के नीचे गिरता है। दिस फॉर्म्स द वाटर साइकिल। और यही वाटर साइकिल का निर्माण करता है। आपको लिखना होगा, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इज नोन एज वाटर साइकिल। आप एक लाइन में भी इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा फिगर के साथ एक्सप्लेन करने को मिले तो एक सिंपल सा फिगर इसे बना सकते हैं। अब आते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में। अगर पानी कहीं पे गंदा हो गया है तो हम लोग उसको कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है प्यूरिफिकेशन का, बॉयलिंग। अगर हम 10 मिनट्स तक किसी वाटर को बॉयल करते रह गए तो वहाँ में जितने भी जर्म्स होंगे पानी में मर जाएंगे। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये दो और प्रोसेस है जिसके जरिए हम वाटर को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन में जो होते हैं छोटे छोटे बालू के, पहले बड़े बड़े बालू के कण होते हैं, फिर उसके नीचे छोटे छोटे बालू के कण होते हैं, और फिर इस तरह से जो होता है वाटर इसमें प्यूरिफाई होता है, और एक यहाँ पे छेद कर दिया जाता है जिससे कि पानी रिस रिस के अपने पॉट में भर जाता है। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ वाटर के बारे में, यानी पानी के यूज के बारे में। पानी जो है बहुत यूजफुल होता है। सबसे पहला किस काम में उपयोग होता है, ड्रिंकिंग में, यानी कि पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीने में। नेक्स्ट है पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, और हम लोग नेक्स्ट पानी का इस्तेमाल करते हैं स्विमिंग में, बाथिंग में, ग्रोइंग प्लांट्स में, प्लांट्स के ग्रो में भी पानी बहुत यूजफुल है, वॉशिंग में, किसी चीज़ को धोने में। और सबसे लास्ट है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी का इस्तेमाल हम लोग बिजली बनाने में भी करते हैं। जैसे पानी को डैम्स से गिराया जाता है और इससे टरबाइन इंजन को घुमाया जाता है। ये हुआ टरबाइन इंजन, इससे ये टरबाइन इंजन चलता है और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और ये था पानी का लास्ट यूज़। ये चारों यूज़ आपको याद रखने हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more videos.